Friends and my dear students, I Abhishek Kumar. Welcome back on my YouTube channel Technomaster Abhishek. So guys, in this video I am going to discuss about the chapter number 1 part 3, that is Introduction to CAD CAM. So guys, in this video I am going to discuss about the topic that is computer aided manufacturing. तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है उसके बारे में इस वीडियो में ब्रीफली पढ़ेंगे। और स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने डिस्कस किया था कैड के बारे में, दैट इज कंप्यूटर एडेड डिजाइन क्या होती है और डिजाइन प्रोसेस क्या होते हैं। अगर वो चीज आपने नहीं देखी तो उसको पहले देख लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। और दिस टॉपिक और दिस चैप्टर कम्स अंडर द कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज कैड एंड कैम सब्जेक्ट फॉर डिप्लोमा मैकेनिकल 4th सेमेस्टर स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं हम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, जैसे नाम से पता चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग, अब विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हम कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग। तो वो कैसे कर रहे हैं और इसकी क्या जरूरत पड़ी और कैसे हम कहां से कहां पे परिवर्तन हुआ, उसके बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा कुछ पिक्चर्स, कुछ पुरानी पिक्चर्स के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हम परिवर्तन कैसे होता है, विकास कैसे होता है लोगों का। तो जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन की हम बात करें तो इंसान पहले क्या था और उसके बाद धीरे धीरे जरूरतें बढ़ी और नीड के अकॉर्डिंग हमारी क्या हुई, इवोल्यूशन हुआ, चेंजेस आए और नीड के अकॉर्डिंग ही डिजाइन आई और डिजाइन के बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई। तो हम कहां पे थे पहले, आदि मानव के टाइम से लेके फिर हम आगे बढ़ते गए मोटर बाइक की तरफ, फिर हम आगे मशीन्स की तरफ बढ़े, फिर हम आगे पावर प्लांट में, फिर अब इस समय कहां पे चल रहे हैं हम, हमारा जो एरा है वो रोबोटिक्स की तरफ बढ़ गया, रोबोट से काम ले रहे हैं। तो एज ए ह्यूमन हम रोबोट बन गए हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं पहले कैसे थे और अब हम कैसे हैं। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स डिजाइन, और डिजाइन किस पे डिपेंड करेगी, आपके नीड पे। तो जैसे जैसे नीड बढ़ी और आधुनिकता बढ़ी और उस आधुनिकता के आधार पे डिजाइन आई और डिजाइन से हमारी मैन्युफैक्चरिंग हुई। और मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स हो रही है, विद द हेल्प ऑफ एनसी मशीन्स हो रही है, विद द हेल्प ऑफ सीएनसी मशीन्स हो रही है, तो या रोबोट के माध्यम से हम मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं। तो इस तरीके से इवोल्यूशन हुआ, चेंजेस आए। और कुछ पिक्चर्स के माध्यम से हम समझते हैं स्टूडेंट्स इवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर। जैसे पहले हम डेस्कटॉप यूज करते थे, अब हम क्या यूज कर रहे हैं, कहां से हम कहां पहुंच गए, धीरे धीरे चेंजेस आए ईयर्स वाइज। 1984 से लेके हम 2007 में आई मैक यूज कर रहे हैं या फिर टच कंप्यूटर स्क्रीन यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से इवोल्यूशन हुआ, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द नीड। और वो नीड कैसे अराइज हुई, हमारी नीड अराइज हुई और उस नीड के आधार पे डिजाइन है और डिजाइन के आधार पे फिर हमने मैन्युफैक्चरिंग की। ओके स्टूडेंट्स, फिर और पिक्चर्स के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे मोबाइल फोन की बात करें तो मोबाइल फोन पहले हम क्या यूज करते थे और अब हम क्या यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का क्या रोल है, डिजाइन का क्या रोल है, और ये सब चीजें किस पे निर्भर कर रही हैं, हमारे डिजायर पे, हमारी नीड पे। और भी जैसे साइकिल की इवोल्यूशन, पहले 1818 में कैसी साइकिल यूज किया करते थे और अब हम कैसी साइकिल यूज करते हैं 1970s में। और अब अगर 2000 एरा में बात करें, 2020 एरा में बात करें तो किस टाइप के, किस प्रकार के साइकिल्स हम यूज करते हैं। तो दिस इज द इवोल्यूशन, ये कैसे चेंजेस आए। और ये सिर्फ एक क्या होती है, सोच होती है, ये डिजाइन जो डिजाइनर के पास थिंकिंग कैपेबिलिटी के हिसाब से, और वो कैसे आती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द नीड। ओके स्टूडेंट्स, अब मैन्युफैक्चरिंग कैसे चेंज हो रहा है। डिजाइन तो हमने कंप्यूटर की हेल्प से की, और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में भी चेंजेस आए। अब हम मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर रहे हैं, रोबोटिक्स की मदद से कर रहे हैं, एनसी मशीन्स में, सीएनसी मशीन्स में हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कैसे चेंज हुई। कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो जो हमारे डेली लाइफ के प्रोडक्ट्स भी होते हैं वो कौन बना रही है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बना रही है। कहीं ना कहीं पार्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो कैसे इफेक्ट करती है, हमारी डेली लाइफ से इफेक्ट करती है, डेली लाइफ के जो यूजेस है उस पर डिपेंड करती है। उसके बाद हम बात करते हैं कंपनीज क्या है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो क्या कर रही हैं,
पर डे कॉन्स्टेंटली जो है लगातार क्या कर रहे हैं, अपने प्रोसेस को, जो मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस हैं उसको क्या कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज कर रहे हैं कि बेस्ट से बेस्ट हम सॉल्यूशन दें, और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, कॉस्ट को डिक्रीज कर रहे हैं। तो मतलब ऑप्टिमाइज करके अपने जो मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस, जो मैन्युफैक्चरिंग के तरीके हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग के संसाधन है, उसको कैसे कैसे ऑप्टिमाइज करके कॉस्ट को डिक्रीज करके हम अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाएं। तो इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग में चेंजेस आए। जैसे 1990s की बात करें तो वहां पे हमारा जो मेन मोटो हुआ करता था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का, दैट वाज द क्वालिटी। अब 2000 की बात करें तो अब वहां पे क्वालिटी के साथ साथ अराइज हुआ कि सेफ्टी भी होनी चाहिए, कोई भी पार्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो। उसके बाद आज का जो सिनेरियो है, आज के टाइम पे क्वालिटी भी होनी चाहिए, सेफ्टी भी होनी चाहिए, साथ ही साथ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी होना चाहिए, और हमारे इन्वायरमेंट में सस्टेन करे वो प्रोडक्ट, ज्यादा लाइफ हो उसकी, उस पे ये सारे तीनों फैक्टर्स को लेके एक कंपनी अपने पार्ट को प्रोड्यूस करती है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, कैसे ये मैन्युफैक्चरिंग में चेंजेस है। अब सारी इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, इंटरनल चेंजेस करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। अब वो कैसे होता है, जैसे कि अब मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है रोबोटिक्स के माध्यम से हो रही है, रोबोट्स कर रहे हैं, तो रोबोटिक्स कॉमन हो गया है ताकि एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग हो सके। और लेकिन फिर भी ह्यूमन की रिक्वायरमेंट तो होती है, उनको देख रेख करना, उनको चलाना, उन पे प्रोग्रामिंग करनी है, तो उसके लिए ह्यूमन की रिक्वायरमेंट तो होती है। अब हम बात कर लेते हैं इनसोर्सिंग वर्सेस आउटसोर्सिंग की। तो पहले क्या होता था स्टूडेंट्स की, आउटसोर्सिंग मतलब बाहर से चीजें, हम बाहर से संसाधन लेके हम यूज किया करते थे मैन्युफैक्चरिंग के लिए। लेकिन अभी जो है हमारा प्राइमरी वेरिएशन है आउटसोर्सिंग और इनसोर्सिंग में, क्या कि जो वर्क को डिवाइड कर दिया गया है वेरियस कंपनीज में, डिपार्टमेंट्स में, ताकि जो है जो प्रोजेक्ट, जैसे मान लीजिए हमें किसी प्रोजेक्ट को असाइन करना है किसी पर्सन को या किसी डिपार्टमेंट में, तो उस केस में हम क्या करते थे स्टूडेंट्स की, आउटसाइड पर्सन को ना करके हम कंपनी के अंदर ही वर्क को असाइन करते हैं, इंसोर्स करके, मतलब कंपनी के अंदर ही अपने डिपार्टमेंट में लोगों को असाइन करते हैं काम को। और आउटसोर्सिंग ना करने का क्या मतलब है, अगर आउटसोर्सिंग करेंगे तो शिपिंग में डिले होगा। शिपिंग में डिले होगा इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि पार्ट को शिप कर रहे हैं यहां से, जैसे मान लीजिए आउटसोर्सिंग की सहायता से हम कर रहे हैं तो पार्ट हमारा डिले होगा, बाहर से कहीं पार्ट मंगा रहे हैं या कहीं और हम भेज रहे हैं तो शिपिंग में डिले होगा। साथ ही साथ क्वालिटी प्रॉब्लम्स भी आएगी, मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है, जैसे बार बार प्रोडक्ट अगर मान लीजिए खराब हो गया, उसको भेजना है, फिर उसमें मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है। इसलिए कंपनी का आजकल मोटो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में चेंजेस कैसे आए कि आउटसोर्स ना करके हम इनसोर्सिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की बात करें टॉप ट्रेंड्स जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज है, वो डिपेंड करती है ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग में। जो पुरानी प्राइमरी मेथोडोलॉजी थी उस पे हम ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग का यूज कर रहे हैं, लीनियर इकोनॉमी, ताकि लीनियर इकोनॉमी से हम सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बेसिकली 4R टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं। दैट मींस 4R का क्या मतलब हुआ, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिन्यूएबल। मतलब उस रिड्यूस किया जा सके, उसको कम से कम कॉम्पैक्ट करके बनाया जा सके, और रीयूज किया जा सके, मतलब बार बार यूज किया जा सके, उसको रिसाइकल किया जा सके, मतलब कि अगर कोई पार्ट बन गया, उसको पार्ट को खराब हो गया तो उसको रिसाइकल करके नया पार्ट उसी की सहायता से बनाया जा सके, और रिन्यूएबल हो, मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी पे बेस्ड हो, सोलर एनर्जी बेस्ड हो, ग्रीन एनर्जी पे बेस्ड होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली टॉप ट्रेंड्स है मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज कैम, कैम के बारे में अब बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने अभी तक ये समझ लिया कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे चेंज हो रही है और मैन्युफैक्चरिंग का क्या रोल है हमारे डेली लाइफ में। तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, बिकॉज आपको एग्जाम में भी लिखने को होगा। तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग क्या है, एक एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी है जिसमें हम क्या यूज करते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, ताकि हम क्या करें, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अच्छे से फैसिलिटेट कर सके और उसको ऑटोमेटिकली मशीन को बना सकें। किसी मशीन पार्ट को या मशीन के मशीनरी पार्ट्स को या मशीन को बना सकें विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर यूज करके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दैट इज द कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हम किसी पार्ट को प्रोड्यूस करना है तो हम उसको ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को यूज करके सॉफ्टवेयर का यूज करके हम उसको बना सकें।
ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं और थोड़ा एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है? इट यूजेस द सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर को यूज करता है ताकि हम क्या कर सके, जो मशीन टूल्स होते हैं, बेसिकली मशीन पे क्या होगा, मशीन टूल्स लगे होंगे, मशीन टूल्स को ऑपरेट करना है, तो वो कैसे ऑपरेट होगा? विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। जैसे फॉर एग्जांपल सीएनसी मशीन्स हो गई, वीएनसी मशीन्स हो गई, वो सारी चीजें कैम के अंडर में ही आएंगी। इससे हम क्या करेंगे, इजिली मशीन टूल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और मशीन टूल्स को कंट्रोल करेंगे, साथ ही साथ उसके रिलेटिवली हम वर्क पीस को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कैम में। कैम का क्या होता है? इट ऑल्सो यूज और यू कैन से इट ऑल्सो रेफर्स टू द यूज ऑफ कंप्यूटर टू असिस्ट इन ऑल ऑपरेशंस। मतलब क्या हुआ, कैम को हर जगह हम यूज करते हैं ताकि ये असिस्ट कर सके, ताकि ये अपनी सहायता दे सके, किसमें? ताकि हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के ऑपरेशंस में, प्लानिंग में, मैनेजमेंट में, ट्रांसपोर्टेशन में, स्टोरेज में, सब किसकी सहायता से करेंगे? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर की सहायता से करेंगे। दैट मींस मैन्युफैक्चरिंग जो पार्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें भी, प्लांट में, या फिर जो प्लानिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग से पहले प्लानिंग कर रहे हैं डिजाइन के बाद, तो दैट विल बी आल्सो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। या मैनेज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, या फिर हम उसको स्टोर कर रहे हैं, तो दैट विल बी टोटली डिपेंड्स ऑन द कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इससे होगा क्या। इट्स प्राइमरी पर्पस, इसका सबसे पहला पर्पस क्या है? ताकि हम फास्ट प्रोडक्शन प्रोसेस बना सके, मतलब बहुत तेजी से प्रोडक्शन कर सके, प्रोडक्शन रेट को हमारा बढ़ सके। और जो कंपोनेंट्स हैं और टूल्स हैं वो ताकि बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज हो, एरर फ्री हो, प्रिसाइज डायमेंशंस के हो और एरर फ्री हो, और साथ ही साथ मटेरियल भी हमारा कंसिस्टेंस रहे। और ये हम कह सकते हैं, कंसिस्टेंसी का क्या मतलब हुआ कि हम ऐसे मटेरियल्स यूज करें या हम ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करें जिससे हमारा वेस्टेज कम हो। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, मिनिमाइज द वेस्टेज, मतलब हम रॉ मटेरियल जो यूज कर रहे हैं उसका कम से कम वेस्ट हो। सो ये कैसे होगा? अगर हम क्या करें, कंप्यूटर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग यूज करेंगे तो होगा, जिससे, और साथ ही साथ हम एनर्जी का जो कंजम्पशन होगा, अगर हम कैम की सहायता से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो जो हमारा एनर्जी का कंजम्पशन होगा वो भी रिड्यूस होगा, वेस्ट कम होगा और फास्टर प्रोडक्शन होगा। तो ये सारे इसके प्राइमरी पर्पस होते हैं स्टूडेंट्स। तो होप आप लोग को समझ में आ गया हो कैम क्या है। इसके बाद हम बात करते देते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैम। इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कैम का। जैसे मैंने बताया कि पर्पस क्या है कैम का, ये एरर रेट जो है वो डिक्रीज कर देता है, और जो पार्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म हो, मतलब एक जैसे बने, उसमें एक जैसे बने, उसमें कुछ भी कमियां ना हो, एक तरीके से यूनिफॉर्म बने, प्रोडक्ट एक जैसे बने। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज हाई, और साथ ही साथ प्रिसीजन जो है प्रोसेस में वो बहुत ही ज्यादा हो, बहुत ही प्रिसाइजली हमारे प्रोडक्ट्स बने। ओके स्टूडेंट्स, जिसमें टॉलरेंस हो वो कम से कम हो। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं और दूसरा ऑब्जेक्टिव की। जो ऑटोमेटेड प्लांट्स होते हैं वहां पे हाइजीन और क्लीन एनवायरनमेंट प्रोड्यूस किया जाता है अगर हम कैम का यूज कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसको समझते हैं स्टूडेंट्स। ऑटोमेटेड जो प्लांट्स होते हैं वहां सारा चीजें जो है प्रोसेस होता है, वन बाय वन ऑटोमेटिकली होता है। एक हम ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं, उसमें एक प्रोग्रामिंग लगा देते हैं कि एक पार्ट यहाँ पे आएगा, दूसरा पार्ट जो पार्ट बन के एक मशीन से दूसरी मशीन पे आया, फिर रोलर्स लगे होते हैं, बेड रोलर्स लगे होते हैं, उसकी सहायता से क्या होगा, जो आपका पार्ट है एक स्थान से दूसरी मशीन पे जाएगा। या फिर ऑटोमेटेड गाइड व्हीकल्स लगे होते हैं, तो एक मशीन पे जैसे पार्ट प्रोड्यूस हो गया, फिर वो कैसे जाएगा, फिर वो अनलोड होगा मशीन से, और अनलोड होने के बाद वो ऑटोमेटेड गाइड व्हीकल्स लगे होते हैं, उसकी सहायता से वो दूसरी मशीन पे जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम होता है। तो जिस तरीके से हाइजीन और क्लीन एनवायरनमेंट होता है, जैसे मान लीजिए फूड इंडस्ट्री की बात करें, जो पार्ट प्रोड्यूस होता है वहां पे, या फिर पैकेजिंग होती है, तो वहां पे बहुत ही हाइजीन का ध्यान रखना होता है। तो अगर ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होगा तो वहां पे हाइजीन कम होगी, और अगर मशीन्स का यूज कर रहे हैं तो हाइजीन ज्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया है कि पैकेजिंग ऑफ द मीट, तो या फिर उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स, अगर मीट की पैकेजिंग कर रहे हैं किसी इंडस्ट्री में, या फिर
उसके रिलेटेड पार्ट को कर रहे हैं, तो फुल्ली वो टोटली किससे कर रहे हैं, हम ऑटोमेटेड प्लांट्स में कर रहे हैं। तो ऑटोमेटेड प्लांट्स में एनिमल्स के मीट से ले आने तक, फाइनल प्रोडक्ट के बनने तक सब कुछ क्या होगा, ऑटोमेटिकली होगा, जिससे लेबर कॉस्ट भी कम होगा और जो है आपका हाइजीन एनवायरनमेंट भी बना रहेगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैंप। जैसे अभी हम बात कर लेते हैं, कोरोना वायरस चल रहा है, तो इस केस में हमें हाइजीन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर हाइजीन नहीं होगा तो वायरस के इन्फेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो अगर हम यूज कर रहे हैं कि मशीन्स का या ऑटोमेटेड प्लांट्स का यूज कर रहे हैं, या कोई भी पैकेजेस की बात करें, एक छोटे से चिप्स की पैकेट की बात करें, तो वहां पे ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम होता है, सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है ऑटोमेटेड प्लांट्स में। तो इससे आपका क्या होगा कि हाइजीन बना रहेगा और क्लीन इन्वायरमेंट रहेगा। सो दीज आर सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कैंप। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं, कैम को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। मतलब जो आपका कैम होता है, जैसे मैंने डिजाइन साइकिल में भी पढ़ाया था आपको, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में पढ़ाया था कि प्रोडक्शन प्लान मतलब कैम और कैड को पूरा हम डिवाइड करके एक साइकिल के फॉर्म में मैंने समझाया था आपको। तो कैम को हम दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग और प्रोडक्शन कंट्रोल। मतलब कैम से दोनों काम होंगे, प्रोडक्शन प्लानिंग भी होगी, प्रोडक्शन कंट्रोल होगा। तो प्रोडक्शन प्लानिंग का क्या मतलब हुआ, मतलब मैन्युफैक्चरिंग से पहले डिजाइन के बाद जो प्लानिंग होगी वो प्रोडक्शन प्लानिंग होगी। डिजाइन आ गई हमारे पास, उसके बाद हमको प्लानिंग करनी है कि पार्ट कैसे प्रोड्यूस होगा, सो दैट कम्स अंडर द प्रोडक्शन प्लानिंग। फिर उसके बाद प्रोडक्शन कंट्रोल, मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसके साथ साथ प्रोडक्शन को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो दैट विल बी प्रोडक्शन कंट्रोल। ये दोनों किससे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग से हो रहा है। अब प्रोडक्शन प्लानिंग में क्या क्या पॉइंट्स आएंगे स्टूडेंट्स, कॉस्ट एस्टिमेशन, मतलब कि हम पार्ट को डिजाइन आ गई हमारे पास, अब हमें उसे प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले उसका कॉस्ट एस्टिमेट करेंगे, लेबर के कॉस्ट कितना आएगा, मशीन कॉस्ट कितना आएगा। तो इस तरीके से जितने कॉस्ट उसमें इनकर्ड होते हैं उसको हम कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं हम कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग, CAPP। जैसे कि इसका मतलब क्या होगा कि एक रूट शीट बना देंगे कि जो पार्ट हमारा प्रोड्यूस होगा किस मशीन पे पहले जाएगा, फिर किस मशीन पे बाद में जाएगा। तो एक रूट शीट बनता है हर एक पार्ट का, तो वो रूट शीट बना लेंगे विद द हेल्प ऑफ कैम। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ द मशीनिंग डेटा, मशीनिंग के डेटा को कैलकुलेट करते हैं, मतलब जो आपका फीड रेट रखना है, जो आपका डेप्थ ऑफ कट रखना है, जैसे आपने देखा होगा CNC मशीन में, लेथ मशीन में भी होता है डेप्थ ऑफ कट, फीड रेट, ये सारी चीजें हम कैलकुलेट कर लेंगे और पहले ही कि कितने रेट पे, कितने अमाउंट पे हमें फीड देना है, कितने अमाउंट पे हमें डेप्थ ऑफ कट देना है। तो वो सारी चीजें कैलकुलेशन हम प्रोडक्शन प्लानिंग में कर लेंगे। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले डिपेंड ऑन द डिजाइन हम क्या करते हैं, पार्ट प्रोग्रामिंग बनाते हैं, फिर उसके बाद उसको CNC मशीन में डालते हैं, तो उसके लिए हम पार्ट प्रोग्रामिंग पहले बना लेंगे। फिर कंप्यूटर एडेड लाइन बैलेंस, लाइन बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि पार्ट हमारा कहां से कहां होता हुआ जाएगा, वो पूरा विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर की सहायता से करेंगे, सॉफ्टवेयर की सहायता से करेंगे। जैसे मैंने बताया था, इसका एग्जांपल ऑटोमेटेड गाइड व्हीकल्स लगे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर 6 पॉइंट इसका है कि प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, मतलब रॉ मटेरियल आ रहा है और उसके बाद पार्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उन दोनों को स्टोर करने का काम भी कौन कर रहा है, कैम कर रहा है, कंप्यूटर की सहायता से हो रहा है। फिर अगर हम प्रोडक्शन कंट्रोल की बात करें तो कंप्यूटर प्रोसेस कंट्रोल होगा, और जैसे असेंबली करना है, असेंबली सिस्टम में NC कंट्रोल यानी न्यूमेरिक कंट्रोल, जो मशीन्स होती हैं उसमें जो आपकी मशीनिंग हो रही है, रोबोट्स का, मटेरियल हैंडलिंग, ये सब प्रोडक्शन के दौरान जो हो रहा होगा वो सारे काम किसकी सहायता से हो रहे हैं, कैम की सहायता से हो रहे हैं। क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं, फिर शॉप पे जो आपका प्रोडक्शन शॉप है वहां पे जो कंट्रोलिंग हो रही है, शॉप फ्लोर कंट्रोल, वो सारा किससे हो रहा है स्टूडेंट्स, कैम की सहायता। तो ये दोनों काम कौन कर रहा है, कैम कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो होप आप लोग को ये चीज समझ में आ गई हो। तो हम बात कर लेते हैं बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस की बात करते हैं। तो या फिर बेनिफिट्स या एडवांटेजेस कुछ भी लिखने को आ सकता है आपके एग्जाम में। तो जैसे क्वेश्चन में पूछता है कि डिफाइन द कैम, कैम को परिभाषित कीजिए कुछ उसके लाभ और हानियों के साथ, ठीक है। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखना जरूरी होता है। तो नंबर 1, जैसे आप इतना चीज समझ पढ़ भी चुके होंगे तो आप इसको खुद से भी लिख सकते हैं, बट फिर भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहला क्या है, वेरी एफिशिएंट एंड प्रोड्यूस आइटम्स क्विकर, मतलब बहुत ही एफिशिएंट होता है, बहुत तेजी से काम होता है, और जो आपका पार्ट प्रोड्यूस होता है वो बहुत ही जल्दी बनता है।
ओके स्टूडेंट्स, और दूसरा पॉइंट है कि लेस चांस ऑफ द एरर, मतलब लेस चांस फॉर द प्रोडक्शन टू माल फंक्शन। माल फंक्शन का मतलब एरर आने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। उसके बाद इट कैन क्रिएट द कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि एग्जांपल लिया, कार्बोरेटर की डिजाइन करनी, इंजन की मैन्युफैक्चरिंग करनी है डिजाइन के बाद, तो वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स बहुत ही आसानी से हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। यूनिक शेप्स जो हैं, बहुत यूनिक शेप भी हम बना सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ फिर उसके बाद मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट ओवर टाइम, मतलब समय के साथ जो कॉस्ट एफिशिएंट होता है ये कैम की सहायता से होता है। आपका कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होता है, लेबर कॉस्ट भी लोअर होता है, कम से कम होता है। हम बात कर लेते हैं लिमिटेशंस की, या फिर इसके डिसएडवांटेज, हानियां। जो इनिशियल कॉस्ट होता है कैम मशीन को खरीदने का, वो बहुत ही हाई होता है। जाहिर सी बात है, खर्चा बहुत ही ज्यादा होता है स्टार्टिंग में। एक्सपेंसिव एंड लेंथी ट्रेनिंग ऑन द हाउ टू यूज अ कैम मशीनरी। जैसे पहले क्या होता था, जो लेबर काम करते थे मशीनों पे, वो स्किल लेबर नहीं होते थे, मतलब उनको ट्रेनिंग बहुत ही कम दी जाती थी। लेकिन अब जो कैम पे यूज करेगा, वो उसको स्किल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसको पूरा का पूरा समझाना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग कैसे होगी, सारा कुछ चीजें समझानी पड़ेंगी। तो वो उसमें टाइम भी लगता है, वो एक्सपेंसिव भी होता है उसको ट्रेनिंग देने के लिए। फिर उसके बाद दूसरा और मतलब ये कह सकते हैं लास्ट और नॉट लीस्ट, कि कम से कम वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि एक मशीन आती है तो आदमी का इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देता है ये कैम। तो होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो अबाउट द कैम, मैंने पूरा कुछ समझा दिया आपको। अबाउट द एप्लीकेशन स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ द कैम मैंने इसको ब्लैंक रखा हुआ, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, अपने खुद से सोच के बताइएगा। ओके स्टूडेंट, और खुद से सोच के बताने कमेंट सेक्शन में बताइएगा, साथ ही साथ अपनी नोटबुक में लिखिएगा भी। सो अबाउट दिस वीडियो, ये चीजें मैं सारी चीजें मैंने कैम के बारे में कंप्लीट की हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्टडी, जैसे मैं हर एक वीडियो में बताता हूं कुछ ज्ञान की बातें। वर्ड्स ऑफ द डे, तो आज के दो वर्ड्स ऑफ द डे हैं, नंबर 1 इज एफीट, नंबर 2 इज एलेटेड। तो एफीट का मतलब होता है स्टूडेंट्स वर्न आउट या फिर बैरन, इसको हिंदी मतलब क्या होता है, बंजर। अब इसको याद कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, याद करने का तरीका, एफीट को रिलेट कर रहे हैं, एफ को रिलेट कर रहे हैं एलिफेंट और उसका फीट, ई से रिलेट कर रहे हैं एलिफेंट और उसका फीट, एफीट। तो एलिफेंट का फीट जहां पड़ा वहां पे धरती बंजर हो गई, तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। एफीट का मतलब हो गया बंजर। उसका दूसरा वर्ड है एलेटेड। एलेटेड का मतलब होता है ओवरजॉयड या फिर बहुत ही ज्यादा खुश। तो इसको हम याद कैसे करेंगे, याद करने का तरीका, ई से एलिफेंट, लेटेड मतलब लेटा हुआ। तो एलिफेंट लेटा हुआ बहुत ही खुश है, तभी वो लेटा हुआ है। तो एलिफेंट लेटा हुआ है और खुश है, तो इसलिए एलेटेड का मतलब हो गया ओवरजॉयड। तो होप आप लोग को ये ट्रिकी मेथड समझ में आया और अच्छा लगा हो। कैसे याद करेंगे वो कैप्स, ये आपको बढ़ा सकते हैं, आपके वो कैप्स को, इंग्लिश को इंप्रूव करेगा। तो होप आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ स्टे होम, बी सेफ, और घरों में रहें और सुरक्षित रहें। थैंक्स।